जहाँ तक कि बीपीएससी क्रैक करने की बात है, एक बहुत साधारण सा सिद्धांत है 80% और 20%, लॉ ऑफ एवरेज जिसको कहा जाता है। तो ये पता होना चाहिए कि बीपीएससी में हमारे क्वेश्चंस किस एरिया से आ रहे हैं और हमें पढ़ाई एग्जैक्टली कहाँ पे करनी है। अगर ये पता चल जाएगा तो फिर आपके लिए जो है क्रैक करना बहुत ही आसान हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, बीपीएससी में ऑप्शंस बहुत क्लोज रहते हैं और ये ज़्यादातर सवाल फैक्ट्स बेस्ड ज़्यादा रहते हैं। नमस्कार, अभी हम मोतिहारी के दक्ष क्लासेज में हैं। दक्ष ये बच्चों को जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ बेहतरीन टिप्स दिया जाता है और ये टिप्स देते हैं मोतिहारी के सीनियर डिप्टी कलेक्टर हैं सुधीर कुमार जी, जो इस दक्ष क्लासेज के फाउंडर भी हैं। तो आइए हम जानते हैं वो टिप्स जो बीपीएससी की 67वीं जो एग्ज़ाम होने जा रही है उसको किस तरह क्रैक किया जा सकता है, इस पे इनसे बात करेंगे। इस दौर में पढ़ाई तो सभी करते हैं, काफ़ी लोग हैं इस रेस में जो पढ़ाई कर रहे हैं। चलते सभी हैं मगर सफल बहुत कम होते हैं। सफलता की ये कहानी जो लोग सफल हो जाते हैं वो अपने साथ ले जाते हैं, वो शेयर नहीं कर पाते हैं कि आखिर हम यहाँ तक पहुँचे कैसे। तो इस क्लासेज में मैंने ये देखा है कि यहाँ पर जो सफल हो चुके हैं लोग वो अपनी सफलता के संबंध में आपको बताते हैं। अगर मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ तो जाहिर सी बात है कि आप भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं, ये विश्वास दिया जाता है। तो पहली चीज़, पढ़ाई करने के लिए मटेरियल या हर जगह मिल जाएगी, उसकी कोई कमी नहीं है, लेकिन सिर्फ पढ़ाई के बल पर अगर सफलता मिलती तो आज बहुत से लोग सफलता के कगार में खड़े होते हैं। लेकिन ये देखा जाता है कि पढ़ाई करते करते लोग थक जाते हैं लेकिन उसके बाद भी सफलता नहीं मिलती है। चूक कहाँ पे रह जाती है? चूक की सबसे बड़ी ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो हमारे साथ घटित होते रहती है, हमारे विश्वास, हमारे आत्मविश्वास, हमारी अपेक्षाएं, समाज की अपेक्षाएं, इन सब के भीतर हमारे अंदर एक अंतर्द्वंद चलते रहता है जिसको पार करने के बाद ही जो सफलता मिलती है। तो इस क्लासेज में मैंने ये देखा है कि जो लोग सफल हो गए हैं वो आपको नॉलेज के साथ साथ ये भी बताते हैं कि आप इन बाधाओं को आप पार कैसे करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो काफ़ी मेहनत करके, जो ऑलरेडी काफ़ी मेहनत पढ़ाई के अलावा जो है सो अपनी इन कमियों के ऊपर काबू पाया और तब वहाँ तक पहुँचे हैं। और वही आपको यहाँ बताते हैं कि अगर मैं यहाँ से इस लाइन से मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो जाहिर सी बात है आप भी इस लाइन को फॉलो करोगे तो आप भी यहाँ तक पहुँच जाओगे। यहाँ तक कि बीपीएससी क्रैक करने की बात है, एक बहुत साधारण सा सिद्धांत है 80% और 20%, लॉ ऑफ एवरेज जिसको कहा जाता है। बीपीएससी एक ऐसा परीक्षा है जहाँ पर कि ये देखा जाता है कि कुछ सवाल जो हैं कुछ सर्टेन टॉपिक हैं, अगर आप पूरा सब्जेक्ट आप कवर करने जाइएगा तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगा। लेकिन अगर 80% की बात है जिसको कि बहुत कम मेहनत में किए जा सकते हैं, अगर आप उस पर फोकस करें तो रेस्ट को अगर उतना करने के बाद आप बाद में फोकस करेंगे तो आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है सो आते हैं वो कंसंट्रेटेड एरिया से आते हैं। अब जैसे ज्योग्राफी का एग्जाम्पल ले लिया जाए, ज्योग्राफी में अगर मुश्किल से जो है सो हार्डली जो है सो 2 घंटे में अगर पढ़ लिया जाए, एक टॉपिक है, कुछ टॉपिक बटा हुआ है तो उतना में से आपको 80% क्वेश्चंस आते हैं। रेस्ट क्वेश्चंस करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, पहले 80% कर ले फिर काफ़ी है। तो इसी प्रकार हर सब्जेक्ट में है, चाहे ज्योग्राफी में है, चाहे साइंस में जाएँ, चाहे इकोनॉमिक्स में जाएँ, चाहे आप हिस्ट्री में जाएँ। तो ये जानना सबसे जरूरी चीज़ है कि हम क्या पढ़ें। मतलब ये 80-20 बहुत महत्वपूर्ण है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है 80 और 20%। अगर 80 और 20 अगर आपके कंसेप्ट में आ जाए तो वहाँ पे आप फोकस कर पाइएगा और रेस्ट को आप छोड़ भी दीजिएगा तो 80% जो लड़का ले आता है आराम से क्वालिफाई कर जाता है। हम हर क्वेश्चन कोई भी आदमी एक सर इसमें एग्जाम्पल बताया जाए जिसके आधार पर ये समझा जा सके। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे आपको कहा जाता है, जैसे साइंस की बात की जाती है, साइंस अपने आप में फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी जो 9th और 10th का जो सब्जेक्ट है, जो सिलेबस दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक्स में जो दिए हुए हैं,
वो सिलेबस को अगर बच्चा अगर 9th और 10th का मिलाकर अगर पढ़ ले तो जाहिर सी बात है कि आपको पूरा का पूरा केमिस्ट्री वहाँ से कवर अप हो जाएगा। उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब 100%, लगभग 100% वहाँ से कोर्स 100% कोई चीज़ नहीं होता, अप टू 90% के आसपास लड़के रहेंगे, मतलब मैक्सिमम कवरेज। उसी प्रकार बायोलॉजी में ह्यूमन बायोलॉजी जो होते हैं, जो हमारे ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, इससे थोड़ा सा देख लिया जाए थोड़ा सा, और हल्का सा विटामिन और मिनरल देख लिया जाए तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। तो ये पता होना चाहिए कि बीपीएससी में हमारे क्वेश्चंस किस एरिया से आ रहे हैं और हमें पढ़ाई एग्जैक्टली कहाँ पे करनी है। अगर ये पता चल जाएगा तो फिर आपके लिए जो है क्रैक करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अदरवाइज जो है सो आपको क्रैकिंग में जो है सो आप पढ़ते रहोगे, हमेशा कन्फ्यूजन ज़्यादा होंगे। प्लस सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, बीपीएससी में ऑप्शंस बहुत क्लोज रहते हैं और ये ज़्यादातर सवाल फैक्ट्स बेस्ड ज़्यादा रहते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पास अगर फैक्ट्स में अगर हम थोड़ा सा भी हम लैच करेंगे या गलती कर देंगे तो सवाल हमारे गलत हो जाएंगे। लड़के के दिमाग में ये रहता है कि यार नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने से फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इससे पड़ता है कि आपके लिए एडवांटेज तो सबके लिए एडवांटेज है ना। बिल्कुल। आपको औरों से बचकर आगे नहीं। कहा जाता है कि सफल होने वाले जो हैं सो बहुत तेज़ नहीं चलते हैं, बल्कि औरों से 25% फास्ट आगे रहते हैं। थोड़ा सा लोगों से आगे होना, बाकी जो चल रहे हैं उससे थोड़ा औरों से हम कितना एज लें और कितना कहाँ पे एज लिया जाए, ये जानना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। बिहार जो स्पेसिफिक हमारा तैयारी होती है, देखिए करंट तो बहुत ज़्यादा चीज़ें। अभी जो बिहार का जो सीन चल रहा है, बिहार जैसे कि बिहार में कुछ पॉलिटिकल कुछ आपके इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होते हैं, बहुत सारे में स्कीम चलते हैं जो बिहार गवर्नमेंट स्पेसिफिक चलाती है, और उसको लेकर जब नेशनल लेवल से ऐड करते हैं, खासकर जैसे कि बिहार के जो लोग नेशनल लेवल पर कोई काम किए हैं, जैसे ओलंपिक में गए हैं या कोई बिहार के किसी को ज़्यादा अवार्ड मिला हो, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जैसे अभी बिहार में जैसे कि अभी पंचायत चुनाव हुआ है, पंचायत चुनाव में बहुत सी चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया है, जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया है वो इलेक्शंस में। तो जाहिर सी बात है कि इन सब जैसे बायोमेट्रिक्स फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया है, तो ऐसी चीज़ें जो हैं सो जो स्पेसिफिक होते जाती हैं, वहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ ऐसा है कि करंट एक बार याद नहीं, हर महीने थोड़े देखते रहने पे आराम से मंथली वाइज बहुत से मैगजीन्स आते हैं, विजन के ले लिए किसी के लिए, उसमें से बिहार स्पेसिफिक थोड़ा सा छाट लीजिएगा तो आपको आसानी से मतलब कि चीज़ें आपको बहुत बिहार के डेवलपमेंट, यहाँ के जो लोग बाहर कुछ बेहतर करना है, इस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। हमारे खासकर हमारे जो गवर्नमेंट अभी बहुत सारे स्कीम बिहार पॉलिटिक्स को लेके क्या होता है, बिहार पॉलिटिक्स में कुछ जैसे पॉलिटिकल थ्योरी ऐसी कहती है ना कि बिहार का जो है सो जैसे आपको ऐसे तो हिस्ट्री से रिलेट करता है थोड़ा बहुत कि बिहार नेशनल मूवमेंट में क्या किया, उसके बाद बिहार के कौन कौन लोग थे जो यहाँ का जो पॉलिटिकल सीन है यहाँ तक डेवलप करने में सहायता की है। बिहार ने जो है सो अभी जो भी हमारे पॉलिटिकल सीन, जैसे हमारे पॉलिटिकल पार्टी जो है यहाँ पर कैसे सोच रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे जो डेवलपमेंट जो हो रहे हैं बिहार गवर्नमेंट जो कर रही है वो सारे कैसे कर रहे हैं, ये सारे मिलाकर काफ़ी अच्छे। पॉलिटिक्स का जो करंट अफेयर्स है वो सारी पॉलिटिकल मतलब कहने का मतलब कि सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कौन सा वो विषय क्षेत्र है जिस पे आप ज़्यादा फोकस करें। विषय से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टॉपिक्स, वही मैंने किसी भी विषय के उस टॉपिक किस टॉपिक पे हम फोकस करें, ये जानना जरूरी चीज़, बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि जो है सो हम कम समय में कितनी चीज़ों को हम ज़्यादा हासिल कर पाए। ये जो जैसे कहा जाता है क्या है कि लॉ ऑफ एवरेज ऑलवेज काम करता है। लॉ ऑफ एवरेज क्या कहता है कि 80-20, मतलब 80% काम करने के लिए आपको 20% एफर्ट चाहिए और 20% रेस्ट 20% यू नीड 80% एफर्ट। तो लोग क्या करता है कि जो 80% कवर न करके वो लास्ट 20% में लोग फोकस करने लगता है, जिसके कारण कि वो बहुत ज़्यादा एफर्ट भी लेता है और रिजल्ट गेन कम होता है। समय वहीं उसका चला जाता है, मैक्सिमम एफर्ट चला जाता है। और सब्जेक्ट वाइज कुछ टॉपिक्स अगर आपको शेयर करना चाहें है, जैसे इसमें मैं करता हूँ मैं शेयर आपको। जैसे देखिए, जैसे ये आपका केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में जैसे मैटर है, ये सारे के सारे
मैटर स्टेट्स क्या होते हैं, जैसे नेचर ऑफ मैटर क्या होता है हमारे, ये आप देख लीजिए। इसी प्रकार आपका जैसे नेचर ऑफ मैटर, ये सारे आपके 9th में मिलेंगे। अब जो जैसे सॉलिड मिक्सचर गैस होते हैं, सॉलिड मिक्सचर होते हैं, तो मिक्सचर गैसेस कैसे सेपरेट किया जाता है, ये सारे एटम्स क्या हैं। तो ऐसे इस प्रकार आपका जैसे कि आपका पूरा का पूरा ये 2 पार्ट में पूरा बटा हुआ है। अच्छा सर, ये जो अभी एग्जाम होने जा रहा है इसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं। किस क्षेत्र से कितने क्वेश्चन होंगे, किस विषय से कितने क्वेश्चन होंगे? जैसे देखिए, ये आप देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा ऑलमोस्ट एक स्लाइड बना हुआ है, जिसमें कि लास्ट ईयर कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं, किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं, या किस एरिया कौन सब्जेक्ट से क्वेश्चन है, ये लगभग है। ये देखा जाता है कि कमो बेस प्लस माइनस करके रहता है। ऐसा नहीं कि सर बहुत ज़्यादा कि सर कम नहीं है। यहाँ देखा जाता है जैसे हिस्ट्री मोटा मोटी आप 30 से आसपास 30-35 के बीच में रहता है कि सर 44 चले। जैसे जैसे 25 देख रहे हैं तो बिहार हिस्ट्री से देखेगा कि आपको बिहार हिस्ट्री 7 क्वेश्चन आ गया, मिला के फिर भी 32 के आसपास पहुंच जा रहा है। तो ये जो आप देखिएगा तो ये एवरेज देखा जा रहा है अभी तक जो है लास्ट एग्जाम से कुछ एग्जामों से ये लगभग सेम चल रहा है। तो हमें ये भी देखना है कि हमें अगर मैक्सिमम क्वेश्चन करना है, जैसे हिस्ट्री से अगर 30-32 क्वेश्चन रह रहा है, हिस्ट्री पॉलिटी ये दोनों आसान सब्जेक्ट होते हैं। अगर इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन संभावना हमें कर लेने के लिए, तो एक आम आदमी जो पढ़ाई करता है उसके लिए हिस्ट्री इजी पड़ता है, पॉलिटी इजी पड़ता है। फिर आपका जैसे ज्योग्राफी के ऐसे क्वेश्चन से जब थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा ना तो ज्योग्राफी बहुत आसानी से कवर हो जाएगा। बहुत लिमिटेड एरिया वहाँ पर, ज्योग्राफी का इतना लिमिटेड एरिया है कि अगर उस लिमिटेड एरिया को कवर अप कर लीजिएगा ना तो आपका वहाँ से 12 से 14 सवाल रहता है, तो कम से कम उसमें से 10 तो आराम से बन जाए। और ऐसे सवाल रहते हैं जो बहुत ही कॉमन सवाल होते हैं, ऐसा बहुत ज़्यादा घुमावदार सवाल नहीं होते। तो इसी प्रकार जैसे साइंस में आपको जैसे केमिस्ट्री और बायोलॉजी सबसे ज़्यादा रहता है, फिजिक्स से ज़्यादा सवाल नहीं रहता है। तो जाहिर सी बात है आप केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे स्ट्रेस करें। एप्टीट्यूड और रीजनिंग की बात इसमें लिखी हुई है। हाँ, ये बेसिकली ये मैथ है, मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स ऐसा है जैसे कि आप जो लोग खासकर साइंस ग्रेजुएट नहीं, मैं साइंस नहीं कर, जिनका साइंस का वीक पड़ता है उनको थोड़ा मैथ टफ पड़ता है। अदरवाइज जिनका साइंस स्ट्रॉन्ग है उनके लिए ये रीजनिंग पे कहीं कंफ्यूज तो नहीं लोग? नहीं रीजनिंग नहीं है, ये बेसिकली जो है मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथमेटिक्स है। वो मैथमेटिक्स है जो आप लोअर क्लासेस में पढ़े हैं, जैसे फ्रैक्शन हो गया, आपका टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, हल्का ट्रिग्नोमेट्री के सवाल रहते हैं। कुछ सवाल करके देखे गए हैं थोड़ा सा अपर लेवल के चले जाते हैं, लेकिन तो मान लीजिए 10 में से अगर आप 7-8 सवाल भी कर देते हैं तो हो जाएगा। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि हमारा कौन सा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है और किस टॉपिक पर हम फॉलो करें। जैसे हिस्ट्री का है तो हिस्ट्री में से अगर 32 सवाल आ रहा है तो मोटा दिमाग चलिए उसमें से हमको 28 से 30 सवाल तो कर ही देने हैं। ज्योग्राफी में अगर 12 सवाल आ रहे हैं तो उसमें से 10 सवाल कर देने। मतलब मोटा मोटी कुछ टॉपिक ऐसे जहाँ से कि आप फोकस करके आप काफ़ी अच्छा कर सकते। तो उसमें भी तो हिस्ट्री में जैसे है तो उसमें एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से जैसे मॉडर्न से सबसे ज़्यादा आता है सवाल, मॉडर्न सवाल सबसे ज़्यादा आते हैं। बाकी हर पोर्शन आता है बट लेकिन मॉडर्न सबसे ज़्यादा फोकस मैक्सिमम रहता है। उसी प्रकार आपका जैसे इकोनॉमिक्स, जो लोग खास कर इकोनॉमिक्स थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, जो लोग की इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते हैं उनके लिए इकोनॉमिक्स थोड़ा सा और बहुत कम लोगों को समझ में आता है। लेकिन वैसे भी इकोनॉमिक्स का है कि अगर जैसे इंडियन इकोनॉमिक सर्वे का या बिहार का सर्वे आप देख लीजिएगा और थोड़ा सा फोकस कीजिएगा तो उसमें से 10 में से 8 सवाल 6-7 सवाल आराम से बन जाएंगे। बिहार के इकोनॉमिक्स में क्या है, यहाँ का कितना ज़्यादा आपका जैसे अभी क्या बजट में हुआ है, गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा स्कीम लगाया है, प्लस आप खासकर ज्योग्राफी में सबसे इम्पोर्टेंट है डेमोग्राफी, जो ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स दोनों मिला हुआ होता है, वो बिल्कुल सेंसस बेस्ड होता है। हमारा पॉपुलेशन यहाँ का कितना है, हमारा ग्रोथ की कहाँ सबसे ज़्यादा हो रहा है, एकदम सब आराम से हो जाएगा। इस पर कवर करना दैट इज़ वेरी सिंपल। और मैं फिर कहूँगा मैं कि अगर यहाँ क्वालिफाई करना है तो यहाँ पर आपको मेहनत के साथ साथ जो है सो दिमाग की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आप ऑलरेडी सीनियर डिप्टी कलेक्टर हैं और आपको इसकी पूरी जानकारी है, लेकिन एक मामला ये उठता है कि आपने ये दक्ष क्लासेस जो शुरू किया उसके पीछे क्या कारण है? देखिए, दक्ष एक अलग फाउंडेशंस है, हम इसमें सपोर्ट करते हैं। डीएम साहब का मानना ये है कि बहुत सारे लड़के जो यहाँ पे, मैं भी जब पहली बार यहाँ पे आया तो देखा कि बहुत सारे लड़के यूँ ही भटक रहे हैं, गांधी मैदान यहाँ वहाँ यूँ ही लोग मेहनत कर रहे हैं लोग।
तो डीएम साहब खास कर इसको काफ़ी सीरियसली लिया और बोले कि कुछ ना कुछ हम लोग को करना चाहिए इनके लिए। प्लस मैंने ये भी देखा कि बहुत से लोग वैसे हैं जो पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन क्वालिफाई बार बार नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि यहाँ के लोग बस ये मान बैठे हैं कि अगर हमें बीपीएससी या कुछ भी आगे करना है तो मुझे यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा तभी कुछ हो पाएगा। और इसी भ्रम को तोड़ने के लिए जो है सो मैंने इन लोगों को कहा कि भाई एक फाउंडेशन स्टार्ट कीजिए जिसमें कि लोगों को सही जानकारी और सही लोगों के द्वारा जानकारी दी जाए ताकि लोग यहाँ रहकर वो सुविधा प्राप्त कर सकें जो बाहर से मिलता है। तो यहाँ सारे लोग कॉम्पिटेंट ऑलरेडी क्वालिफाई किए हुए हैं। इसी आधार पर यहाँ पर एग्ज़ाम्स लिए गए डीएम साहब के निर्देश पे। प्लस यहाँ पर जो लोग क्वालिफाई किए हैं उन लोग का हम लोग प्लस यहाँ पर हर एवरी संडे को फ्री क्लास लिया जाता है ताकि वो लोग बिल्कुल क्वालिफाई कर सकें। इसलिए दैट इज़ द बेस्ट है एंड बेस्ट पार्ट ये डील कर रहा है। और इसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि और भी ऐसे लाइन पे ये इसके अपने वर्क के साथ साथ यहाँ भी लोगों को सपोर्ट करें। अच्छा, 67वीं जो ये बीपीएससी एग्ज़ाम होने जा रही है उसके लिए क्या टिप्स देंगे आप? उसके लिए बस मैं इतना ही टिप दूंगा कि यहाँ पर जो लोग आपको एवरी संडे जो बता रहे हैं उसको जस्ट अमल करें, फॉलो अप करें, यू विल क्वालिफाई। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।